अब हम लोग पढ़ते हैं जायंट सेल ट्यूमर। ट्यूमर कंप्राइज्ड ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, इस ट्यूमर में जायंट सेल्स भी होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स भी होते हैं। ये यंग एडल्ट्स में होता है। अच्छा, ये वाहिद ट्यूमर है जो एपिफाइसिस में अकर करता है। ठीक है, बिकॉज इससे पहले हमने जितने भी ट्यूमर्स पढ़े वो सारे मेटाफाइसिस में थे। ठीक है, तो ये अराइज करता है एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यूजुअली द डिस्टल फीमर और द प्रॉक्सिमल टिबिया, वही वाली बात, नी वाला एरिया। ठीक है, सोप बबल अपीरेंस ऑन द एक्सरे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोप बबल अपीरेंस मिलेगी। और लोकली एग्रेसिव ट्यूमर है ये। ठीक है, और ये दोबारा रीअकर भी हो सकता है। ठीक है, इसका इतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ईविंग सार्कोमा पे। ईविंग सार्कोमा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सा था? ऑस्टियोसार्कोमा मेलिग्नेंट में, और सेकंड मोस्ट कॉमन है ईविंग सार्कोमा। और अगर बिनाइन ट्यूमर्स की बात करूँ तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, बिनाइन में। अच्छा, ईविंग सार्कोमा जो है मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है ऑफ पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो सेल्स इन द एक्टोडर्म होते हैं ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द न्यूरो एक्टोडर्म, एम्ब्रियोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 लेयर्स थी। ठीक है, एक्टोडर्म के अंदर जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेकिंग द न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है, ये वाले सेल्स क्या करते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म के जो बेसिकली सेल्स होते हैं, इनका डीएनए म्यूटेट करता है। ठीक है, जब इनका डीएनए म्यूटेट करता है तो ये स्टार्ट, मतलब ये ना डिपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं बोन के ऊपर। ठीक है, और ये वैसे ही मतलब म्यूटेटेड सेल्स बोन्स के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विद एज ये स्लोली स्लोली ग्रो करते रहते हैं और बाद में ये मसला आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ईविंग सार्कोमा है ये ग्रो ऑन बोन, मतलब ये बोन पे ग्रो करता है, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं ना ये वेरीड होते हैं। मतलब जिस तरह ऊपर वाले मैंने ट्यूमर्स में बताया था, कुछ में स्ट्रोमल सेल्स थे, कुछ में जायंट सेल्स थे, कुछ में प्लियोमॉर्फिक सेल्स थे, इसके कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं होते, इसके वेरीड सेल्स होते हैं। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरो एक्टोडर्म की म्यूटेशन होती है सेल्स की, जो कि बोन पर डिपॉजिट हो जाते हैं और विद टाइम ये स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये ट्यूमर, ये सार्कोमा जो है ईविंग सार्कोमा, अराइज कब करता है, यंग लोगों में, लेस देन 20 ईयर्स ऑफ द एज में। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है ये भी डायफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स पे आएगा। ये मतलब मेल चिल्ड्रन में ज़्यादातर, इसमें लिखा हुआ है लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, और लेस देन 20, लेस देन 15 बोथ आर ओके। ठीक है, अच्छा, अनियन स्किन अपीरेंस आती है एक्सरे पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मज़ीद आगे भी पढ़ते हैं कि किस तरह से। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है ये किस तरह से, अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है, अच्छा, एक हमारे पास ईटीएस ट्रांसक्रिप्शन फैमिली होती है। क्या होता है? ईटीएस ट्रांसक्रिप्शन फैमिली होती है। अच्छा, ईटीएस ट्रांसक्रिप्शन फैमिली क्या है, ये सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं। सही है, और इनमें से ईटीएस ट्रांसक्रिप्शन फैमिली में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं FLI1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये इनकोड कौन करता है इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को? FLI1 जीन करती है इनकोड। और ये वाली जीन जो होती है ये प्रोटो जीन होती है। ठीक है, प्रोटो जीन्स की ये खासियत होती है कि इनमें अगर कोई भी म्यूटेशन आ जाए सो दे कैन लीड टू द कैंसर। अच्छा, अब इसमें क्या है, EWSR1 एक और जीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं ईविंग सार्कोमा रिस्पॉन्स 1 जीन। ठीक है, ये वाली जो जीन होती है ये क्रोमोसोम नंबर 22 पर प्रेजेंट होती है, और ये वाली जो जीन होती है ये कंट्रोल करती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, RNA स्प्लाइसिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करती है इन द न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स। ठीक है, इन सब को कंट्रोल करती है कौन? मतलब न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स के अंदर इन सब प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है? EWSR1 जीन, जो कि प्रेजेंट होती है 22 नंबर क्रोमोसोम पर। ठीक है, अब ये वाली जीन जो है ना ये ट्रांसलोकेट करती है, दिस जीन ट्रांसलोकेट्स फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 22 टू 11, मतलब कि EWSR1 जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 पर प्रेजेंट थी ये ट्रांसलोकेट करती है क्रोमोसोम नंबर 22 से कहाँ पे? 11 पर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। और किस जगह पे करती है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे? कहाँ पे करती है? FLI1 जीन पर। 11 पर कौन होता है? FLI1 जीन होता है, इस पर ये ट्रांसलोकेट करती है। इसी वजह से इसमें जो है 1122 ट्रांसलोकेशन देखी जाती है, इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है
तो क्या होता है कि FLI1 जीन म्यूटेशन हो जाती है और ट्रांसलोकेशन हो गई EWSR1 जीन की, ठीक है। ये सब प्रोसेसेस होते जा रहे हैं। अब क्या है कि इसकी म्यूटेशन हो गई, तो मैंने क्या बताया कि 22 एंड 11 ये दोनों फ्यूजन जीन बनती हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, कैंसरस सेल्स डेवलप करती हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन हुई तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कैंसरस सेल्स डेवलप करेंगी और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन सेल्स ऑफ इविंग सार्कोमा। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको। अब क्या है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसकी इम्पॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है मैं यहाँ से बता देती हूँ। ग्रॉसली अगर हम लोग देखें तो एक लिटिक मैस नज़र आएगा, ठीक है। लिटिक मैस नज़र आएगा प्रॉपर हमें, और फीमर के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्टार्ट जो है वो मेड्यूला से होता है, मतलब बीच से स्टार्ट होता है, फिर ये बोन के कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, फिर ये मसल्स को इन्वेट करेगा, फिर ये सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ को इन्वेट करेगा। मतलब इसको आप इमेजिन करते जाओ, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, मसल, सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़, इन्फिल्ट्रेट्स, और उसके अलावा ये हाईली मेलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। और जो मैस होता है ना, वाइटिश मैस होता है और ब्लू कलर का मैस होता है, ठीक है। ये मेरे पास था ग्रॉसली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोपिक को, तो माइक्रोस्कोपिक में बात करें तो इसमें इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स है लार्ज राउंड कोहेसिव सेल्स होती हैं, ग्लाइकोजन रिच क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब इन सेल्स का ब्लू कलर होता है, ठीक है। और ये सेल्स बिल्कुल लिम्फोसाइट्स को रिजेंबल करती हैं, सही है। तो इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ब्लू सेल्स हैं, ओके। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें इस तरह से हमें पैटर्न मिलता है, सेंटर में फाइब्रस टिश्यू होता है और साइड पे सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इस वाले पैटर्न को, सेंट्रल में फाइब्रस टिश्यू और साइड पे सेल्स वाले पैटर्न को हम लोग कहते हैं होमर राइट रोजेट्स पैटर्न। और इसकी जो नियर पिक्चर होती है उसमें हमें होमर राइट रोजेट्स पैटर्न मिलता है, और इसकी जो फार पिक्चर होती है उसमें हमें अनियन स्किन अपीयरेंस मिलता है, जो मैंने पहले बताया था। सही हो गया, यहाँ तक बात सबको आ गई समझ। ऑल राइट, उसके बाद है ये जो हमारे पास इविंग सार्कोमा है ना, इसको लिम्फोमा के साथ और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन दोनों के साथ कंफ्यूज किया जाता है। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के साथ क्यों कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमारे पास फीवर और ये बोन पेन, ये वाले सारे सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें भी आते हैं, तभी हम लोग इसको इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास ऑफन मेटास्टेसिस हो जाती है, तभी इसको कीमोथेरेपी इसमें लाजमी देनी होती है। रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, लेकिन एज दिस इज़ मेलिग्नेंट तो इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आपके बोन ट्यूमर्स ख़त्म होते हैं।